हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में जो 5 लैंडफॉर्म्स थे ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने यहाँ तक यूसेप्ट वैली और ग्लेशियल ट्रफ तक डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो 4 जो बच चुका है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि हैंगिंग वैली, पॉजेस माउंटेन, क्रैग एंड टेल एंड देन ये लास्ट वाला हमारा फॉर्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी इंतजार के। वो करना एक छोटा सा काम, उससे पहले कॉपी कलम निकालिए, ऊपर हेडिंग लगाइए लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द इरोजनल प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर एंड देन अपनी काहली को उठा के साइड पे रखिए और मेरे साथ साथ यहाँ पर पढ़ना और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। देखो, हैंगिंग वैली, हैंगिंग माने झूलता हुआ चीज़, वैली मतलब हो गया वादी, मतलब ऐसा वादी है जो कि झूलता हुआ आपको दिखाई देगा। सिंपल सा चीज़ है। अब ये कैसे होता है वो हम लोग सिंपल समझते हैं इस चीज़ को। देखो होना क्या है यहाँ पर, ये जस्ट एक हमने यहाँ पर शेप बनाया आपको, मतलब पहाड़ का यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे माउंटेन्स है वो इस तरीके से हैं, यहाँ से हमारा ग्लेशियर जो है इस तरीके से ग्लेशियर हमारा फ्लो कर रहा है। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है चौड़ा, यहाँ पर हमारा इस तरीके से है जो ग्लेशियर यहाँ पर हमारा फ्लो कर रहा है। ओके, तो जब ग्लेशियर फ्लो कर रहा है उससे पहले एक बात और, जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी कि माविन नदियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरीज होती है कि इनके रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ उन बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो आके मिलती हैं बड़ी नदियों में, उन छोटी नदियों को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। उस तरीके से ग्लेशियर का भी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज होता है, यानी कि बड़े ग्लेशियरों से छोटे ग्लेशियर्स आकर के मिलते हैं। ये हो गया। अब जब ग्लेशियर अपने रास्ते में वो मस्त अपना कटाव का अमल कर रहे, घिसाव का अमल कर रहे, वो घिसते घिसते क्या हुआ, और जब ये घिसाव का अमल कर रही है इसी दौरान क्या हुआ, छोटे छोटे माविन नदी जो थे, छोटी नदी नहीं, माविन ग्लेशियर यानी कि ट्रिब्यूटरी जो थी ग्लेशियर की, वो आकर के यहाँ पर मिलना भी शुरू कर देती। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये इस तरीके से आता है, यहाँ पे कटाव का अमल, जैसे कटाव का अमल करता है ये वादी और ज़्यादा गहरी होती चली जाती, और ज़्यादा गहरी होती चली जाती। अब गहरी होने के नतीजे में क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप आपको, वो ये जो गहरी होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से खड़ा होगा, चोटी उसकी खड़ी हो जाएगी। ओके, देन इस तरीके का आपको एक वादी देखने को मिलेगा। वहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा हम आपको सर्कल बना के दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अब इस शेप में और इस शेप में आपको फ़र्क समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसने ये किया तो ये जो नीचे ये जो हिस्सा था ये नीचे की तरफ कटाव हो गया आपका, तो ये ज़्यादा गहरा बन गया। अब ये जब जैसे गहरा बना, मतलब यहाँ पे ये चोटी थी, ये तो और ज़्यादा ऊंचाई पे चली गई ना, वो चोटी तो और खड़ी हो गई अब, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, देखो पहले वादी थी प्लेन इस तरीके से, अभी क्या हुआ इस तरीके से और हो गया। तो इस तरीके से वादी प्लेन थी, ये देखो ये चोटी समझो इस तरीके से थी। अब जैसे ये हुआ तो ये चोटी तो ऐसे खड़ा हो गया, वैसे ये चोटी बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है इस तरीके से। अब ग्लेशियर ये वाले रास्ते में अपना बह रहा है, ठीक है, ग्लेशियर ये बीच के रास्ते में शेयर कर अपना बह रहा है अभी भी। अब यहाँ छोटी छोटी जो माविन नदियाँ थी जो कि ट्रिब्यूटरीज आ चुकी थी, तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इस तरीके से बह रही है। अब बड़े ग्लेशियर्स अपने क्या है वो तेज़ रफ्तार से और कटाव का अमल करके अपने दोनों किनारों पर इस तरीके से चोटी बना लेती है। तो इस तरीके से चोटी बनने से क्या होता है, ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो बड़ी बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं, इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स से झूलती हुई यानी कि लटकती हुई ये छोटे जो हमारे ट्रिब्यूटरीज ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर फ्लो कर रही हैं। इस वजह से ही इस शेप को हम लोग हैंगिंग वैली कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर होता है कि जो हमारे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर कटाव का अमल करके खड़ी चोटी बना लेती हैं, जिसकी वजह कर हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रिब्यूटरीज इससे आ करके मिल रही हैं ये ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली में हैंग कर रही, मतलब वहाँ पे लटक रही है। उम्मीद है कि इस इमेज से समझ में इस तरीके से पूरा का पूरा शेप बना है। ये जो चोटियाँ बन रही थी यहाँ पर मस्त किनारे में अपना कटाव का अमल जारी है ग्लेशियर का। तो छोटे ग्लेशियर जो है वो तो सुस्त रफ्तार है, उतना तो उनके पास ना तो वॉल्यूम है ना ही उनके पास रफ्तार है। इस तरीके से क्या पता चला कि भाई ये जो छोटी छोटी नदियाँ आ रही थी बेचारे, ये लोग ऐसा लग रहा है कि बड़े ग्लेशियर से लटकती हुई मालूम हो रही है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इस तरीके से शेप बना है और यहाँ बीच में आप ऐसे समझ लो इस तरीके से, ये अलग जो पेन है इस तरीके से समझ लो, ये ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी आ रही थी, ये क्या लटकता हुआ मान लो, ऐसा नहीं लग रहा है कि लटक रही है। अब बड़े ग्लेशियर्स कहाँ है इस तरीके से अपना फ्लो कर रही है। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट हमारा हैंगिंग वैली का, ये सेम आपका बनता है। इससे थोड़ा हम लोग पिक्चर को और ज़्यादा अच्छे से हम आपको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इसको ऐसे मिला देंगे, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए, इस वाले शेप को ऐसे मिला दीजिए। ये दोनों ही साइड में हो रहा है। यहाँ पर भी आप ऐसे देखोगे, यहाँ पर भी इस तरीके से अगर हम दिखाते हैं कि आपको ट्रिब्यूटरीज है तो इस तरीके से साइड में क्या हो रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स अपना काम कर रहे हैं आराम से। यहाँ पर भी वही सेम मसला है।
इस तरीके का पिक्चर आपका बुक में भी बना है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लेक्चर में समझाया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझने वाला चीज़ था और कोई बात नहीं है। ठीक है, सो होप सो कि हैंगिंग वैली का जो कंसेप्ट था वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट भी किया था कि सर हैंगिंग वैली का डेफिनेशन आप बताइए, तो इसका डेफिनेशन मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता है, आप उसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं नोट्स में बहुत जल्दी अपडेट कर दूँगा। होप सो कि आपको डेफिनेशन से ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो आप पढ़ भी सकते हो बट आपको मतलब समझ में आना चाहिए वो है क्या। ठीक है, सो मुझे इसको मिटाना होगा। आप इसको कि बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी चॉइस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वो रॉस माउंटेन्स है, उनको समझाने के लिए भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए। आइए देखते हैं वो क्या होता है। रॉस माउंटेन्स इसको शिप रॉक्स भी कहते हैं, यानी कि भीड़ नुमा चट्टान, भेड़ नुमा चट्टान, शिप रॉक्स। अब वो क्यों कहते हैं उस तरीके से, देखो यहाँ पर होता क्या है, इस तरीके से ग्लेशियर हमारा मस्त फ्लो कर रही है। ठीक है, ग्लेशियर मस्त फ्लो कर रही है। अब ग्लेशियर के फ्लो करते करते उसके सामने में कुछ इस तरीके का चट्टान आ गया। अब जब उसके सामने में चट्टान आया तो वो क्या करेगी, जो हिस्सा उसके सामने आता है तो सामने वाले हिस्से को वो यहाँ पर घिसाव का अमल करती है। अब ज़रा मुझे बताओ कि प्लकिंग हमने पढ़ा था, प्लकिंग और एब्रेशन। ठीक है, तो प्लकिंग और एब्रेशन में किस में घिसाव होता है और किस में यहाँ पर खुरचाव का अमल होता है, ये आप मुझे थोड़ा सोच के जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सोच लिया, होप सो कि आपने सही आंसर किया होगा यहाँ पर। तो हमारा जो प्लकिंग है वो हमारा खुचा होता है, एब्रेशन में क्या होता है, घिसाव होता है। तो जो रास्ता, जो भी हिस्सा चट्टान का सामने की तरफ होता है वहाँ पर रिवर ग्लेशियर क्या करेगी, एब्रेशन का प्रोसेस करेगी, यानी कि घिसाव करेगी। तो घिसाव करके क्या करेगी, इस हिस्से को वो चिकना बना देगी, चिकना बनाएगी। देन फिर यहाँ ऊंचाई पे चढ़ेगी, यहाँ पहुँचते पर यहाँ का रास्ता को प्लेन बनाएगी चिकना। यहाँ से फिर जब उतरेगी तो यहाँ पे वो करती है प्लकिंग का प्रोसेस। क्यों करती है वो तो उससे ही पूछना होगा, वो उसका मर्जी है। हमें बस ये पता है कि हाँ इस तरीके से वो प्रोसेस करती है। प्लकिंग मतलब यहाँ पे क्या खुरचा होगा, मतलब इसको वो खुरेच देगी जा करके, जैसे तैसे खुरेचना शुरू करेगी। तो इस तरीके से जो शेप बनता है ये भीड़ के, जो भेड़ होता है उसके पीठ के मानिंद होता है, मतलब भेड़ का जो पीठ होता है उसकी तरह देखने में लगता है, एग्जैक्ट नहीं बट समहाउ उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर शेप रॉक्स भी कहते हैं। और इस तरीके का चट्टान, इस तरीके का शेप जो कि बन रहा है, जिसका एक साइड आपका पूरा चिकना है और दूसरे साइड खुरदुरा है, तो उस शेप को हम लोग बोलते हैं रॉचेस माउंटेन्स। कैसे बना, ग्लेशियर ने अपने सामने वाले रास्ते में एब्रेशन का प्रोसेस करके उसको चिकना कर दिया, देन दूसरे साइड जाके प्लकिंग का प्रोसेस करके उसको खुरच करके खुरदुरा बना दिया। तो इस शेप को हम लोग सिंपली बोलते हैं रॉस माउंटेन्स। ओके, होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्रैग एंड टेल हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम लोग मिटाते हैं पहले। ओके, हटाते हैं। देखो क्रैग एंड टेल का कहानी भी कुछ इसी की तरह है जैसे हमने रॉस माउंटेन्स में देखा आपका। मान लो ग्लेशियर अपना मस्त चल रही है, मस्त ज़िंदगी थी उसकी, सामने में यहाँ पर वॉल्केनिक स्टोन या फिर बासिल्ट स्टोन, बासिल्ट यानी चट्टान, स्टोन नहीं चट्टान बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सभी जगह पे यहाँ पर होगा, या तो बैसल्ट चट्टान हो गया या फिर आतिशफिशानी यानी कि वॉल्केनिक चट्टानें। तो उस तरीके की जो चट्टानें होती जब यहाँ पर सामने आ जाती इस तरीके से, वो तो साइज़ में बड़ी होगी काफ़ी, जब इस तरीके से वो सामने आ जाती हैं तो ऑलरेडी ढाल बना दिया मैंने, 1 मिनट। हाँ, तो सामने जब आ जाती तो क्या कहता है, यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका सॉफ्ट होता है, कुछ हिस्सा हार्ड होता है। तो सिंपल से यहाँ पर फंडा है, जो कमज़ोर है उसको ही यहाँ पर मरना होगा, मजबूत को तो मारना मुश्किल है थोड़ा। तो यहाँ पर जो भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं उसको रास्ते में जो चट्टानें ग्लेशियर दिखता है कि हाँ कमज़ोर है, उसको वो काट देती हैं, देन काट करके आगे बढ़ जाती है। और जो हार्ड रॉक से वो अपनी ही जगह पे जमे रहते हैं। उस वजह से यहाँ पर एक तरफ क्या होता है, ढाल वाला रास्ता बनता है इस तरीके से कि मान लो ग्लेशियर चढ़ी तो यहाँ पर उसने रास्ता बनाया अपना ढाल वाला, और इस तरीके से वो चली जा रही है अपना, इस तरीके से वो नीचे बह रही है। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो वो पूरा हार्ड रॉक्स ही है आपका। तो इस तरीके से जो हिस्सा ढाल वाला है वो हमारा क्रैग नहीं, 1 मिनट। हाँ, वही मैं बता रहा था, क्योंकि टेल होता है ना एक, तो एक्चुअली में टेल, वो हिस्सा टेल होता है। तो जो हिस्सा ढाल वाला है जहाँ से ग्लेशियर नीचे उतर रही वो हिस्सा टेल है, और जो ऊंचा चोटी वाला हिस्सा है जो जहाँ पे हार्ड रॉक्स थे वो वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर क्रैग है। बस सिंपल यही है, बस और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको, इस बुक में बड़ा अच्छा इमेज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वो इमेज मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखाने से दिखेगा नहीं, स्क्रीन पे देखिए आप उसको।
ओके, देन इसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते थे, लेक्चर को हम लोग अपना रैप अप करते हैं। देखो फॉइड क्या है, सिंपली समझो, ये बनेगा समंदर में एंड में जा करके। यहाँ पर हमारा समंदर है, ठीक है, समंदर अपना मस्त ज़िंदगी जी रहा है, उसको पता नहीं उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेके आने वाला है। कौन? ग्लेशियर। ग्लेशियर अपना आया ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे अपना ग्लेशियर आ रहा है, मस्त आया, ठीक है। अब ग्लेशियर जब आया तो वो क्या करता है, ग्लेशियर जब आता है तो वो यहाँ पर समंदर के किनारे हिस्से में यहाँ पर एब्रेशन का प्रोसेस करता है, यानी कि घिसाव का अमल करता है। तो यहाँ पर घिसाव का अमल करना शुरू करता है। इससे क्या होता है कि इसका जो चौड़ाई है समंदर का वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब जैसे घिसाव का अमल हो रहा है तो घिसते घिसते ये वाला हिस्सा तो ये तो नीचे आ जाएगा ना। सिंपल सा बात है, वो जो बाउंड्री ऊपर था वो बाउंड्री कहीं ना कहीं घट करके इस तरीके से वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जब ऐसा हो जाता है तो इसमें ही क्या करेगा, यहाँ पर और अच्छे से इरोजन का प्रोसेस होता है और इस तरीके से खड़ी चोटी वाली हिस्से वो बना देते हैं। तो उन खड़ी चोटी वाले हिस्से को हम लोग सिंपली कहते हैं फॉइड। फॉइड हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। अब फिर इस हिस्से में आके समंदर का पानी भर जाएगा, इस तरीके से ऐसे 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 करके एक शेप बना, ये शेप हमारा हो गया फॉइड का। देन इसमें फिर आके समंदर का पानी जमा हुआ तो फिर ये लेवल इस तरीके से बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉइड बनता है, टूटता है, बनता टूटता, उसका प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी शेप बना है उसमें समंदर का पानी आके फिर जुड़ेगा, तो बाद में अगर कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये तो समंदर का ही है, इतना चौड़ाई एक्चुअल में। लेकिन फिर बाद में ग्लेशियर फिर आएगा, वो फिर वहाँ पर वही घिसाव का अमल करेगा, कटाव का अमल करेगा, देन इस तरीके से शेप बनाएगा, चोटी बनाएगा, फिर वहाँ पर इस तरीके का फॉइड अपने को देखने को मिलेगा। है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। सो होप सो कि आपको सारे शेप्स यहाँ पे क्लियर हो गए हों। एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन उसमें कोई खास यहाँ पर है नहीं, मेन डिपोजिशन जो वर्क कर रहा है ग्लेशियर उसमें अच्छे खासे शेप्स बन रहे हैं। तो उसको हम लोग इन डिटेल अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एक ही लेक्चर होगा, इसमें पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ग्लेशियर का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बच्चे का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर जो कि विंड अब तक का एक ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ है जिसको समझने में जोग्राफिया जो भी शायद जोग्राफियादा हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। रिवर को और इसको ग्लेशियर को स्टडी करना थोड़ा आसान है, बट हवा को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो देखेंगे हम लोग क्या होता है, उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। सो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अपने बुक में जो पैराग्राफ दिए गए उनको अच्छे से रीड कीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट डाउन में कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।